और भाई क्या हाल है? इसको पहले मैं साइड में रख देता हूं। देखो भाई, आज का वीडियो जो है वो बहुत 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 ज्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। कल हमने 13 मई के पेपर का एनालिसिस किया था और आज हम 14 मई का एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि भाई साहब एनालिसिस इतना ज्यादा है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है, तो इसलिए मुझे यहां से देख के आपको बताना पड़ेगा। फिलहाल हम आज के वीडियो में ये सब सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। आपको जो भी चीजें हैं नीचे चैप्टर्स के फॉर्म में दिख जाएगी यूट्यूब वीडियो के, तो आप सीधा आपका जो सब्जेक्ट है जो जानना चाहते हैं सीधा उस पर जंप कर सकते हैं बिना मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं। आप सीधा चैप्टर पे जंप कर सकते हैं। कुछ चीजें जो मुझे पहले से बता देनी है, जो कल के वीडियो में जैसे कुछ अगर मिस हो गई हो, ऐसी कुछ चीजें रहती है जो पिछले वीडियोस में मिस हो जाती है, वो मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस में कवर हो जाए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा जाने वाला है, आई गेस 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या उससे भी लंबा जा सकता है। तो लेट्स सी कैसा रहता है, इसलिए मैंने पानी भी साथ में रख रखा है कि बीच बीच में प्यास लग सकती है, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली बोलना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। ओके, सो एक चीज मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि यार पीवाईक्यूज जो है वो फ्री में पीवाईक्यूज आपने डाल तो रखे हैं बट उसके हमको सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो सॉल्यूशंस मैं आज मैं कोशिश करूंगा, आज या आज की रात में मैं जितने भी सॉल्यूशंस है वो इंडेक्स लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट कर दूंगा। सॉल्यूशंस आपको एक सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा जो 2023 का हमारा जो जितना भी पेपर हुए थे, तो 2023 का हमारा आंसर की का एक पीडीएफ था। उस पीडीएफ के अंदर आपको सारे क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी देखने को मिलेंगे, तो वो आपको मैच करके चेक करना रहेगा और उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा आंसर की का जो भी पीडीएफ है फाइनल आंसर की का, वो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाके एक्सेस कर पाएंगे। दूसरी चीज जो मुझे बताई थी कि वोकैब के बारे में, भाई मुझे कमेंट्स कल बहुत ज्यादा आए थे कल के वीडियो पे। तो वोकैब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यार वोकैब के बारे में हम कैसे प्रिपरेशन करें। अभी जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है इस साल का, तो वोकैब काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, तो हम वोकैब का कैसे करें। तो वोकैब के ऊपर एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। मैंने जो वोकैब अपनी जिस तरीके से पढ़ी थी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये मेरे ही पेपर्स है जो मैंने वोकैब जिससे पढ़ी थी। ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको साथ में कुछ और टिप्स भी दूंगा कि वोकैब के अंदर आप किस तरीके से अपने स्कोर को जो है वो और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं कि आपका स्कोर जो है वो थोड़ा सेफ रहे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट हो रहा है कि सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स वो जो है वो हमको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का या नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका शिफ्ट 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट्स है, तो वो तीनों सब्जेक्ट आपका फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश है, जीएटी है और मैथ्स है, तो आपका इंग्लिश, जीएटी, मैथ्स ये किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना रहेगा वो आप चूज नहीं कर सकते हैं। ना ही वो एडमिट कार्ड में जो लिखा है उस सीक्वेंस में हो रहा है, वो रैंडमली कुछ भी सीक्वेंस आपको पकड़ाया जा रहा है और आपको उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना रहेगा। ऑल्सो एक क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद में अगले क्वेश्चन पेपर और उस क्वेश्चन पेपर के बीच में आपको 1 सेकंड का भी गैप नहीं मिलता है। उसका टाइम ओवर होते ही तुरंत अगले का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके 3 पेपर है तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए कि 3 घंटा आपको लगातार सिंगल सिटिंग में एक साथ 50-50-50-150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना एंड अपनी प्रिपरेशन को करना है आपको। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ऑल्सो इसके अंदर एक चीज है जो मैं अब आगे आने वाले जैसे इन सब चीजों पे आऊंगा तब मैं आपको वो चीजें सारी बताता हूँ। फिलहाल के लिए देखो यार, मुझे थोड़े से स्टूडेंट्स हैं वो कम मिल पाए। जितने स्टूडेंट्स मुझे मिल पाए उतना मैंने कोशिश किया कि मैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर कर सकूं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 सबके अंदर हर स्टूडेंट से बात करना, इतने सारे सब्जेक्ट्स का पूछना, और वो भी चीज़ सारा एक ही इंसान कर रहा है। कोई एडटेक का वैसा नहीं है कि बहुत सारी बड़ी टीम है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत मुश्किल रहता है ये वाली चीज़ करना। ऑल्सो अगर स्टूडेंट्स आप अगर पार्टिसिपेट करें, आप थोड़ा सा इसके अंदर इन्वॉल्व हो और इस चीज़ के अंदर मुझे और से ज़्यादा एग्जाम देने के बाद में इन्फॉर्मेशन दे सके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर वीडियोस निकल के आ पाएंगे। तो अगर आपके आगे आने वाले दिनों के अंदर पेपर्स हैं तो आप प्लीज़ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रही होगी, हमारी कम्युनिटी है डेट वाइज जितने भी पेपर होने वाले हैं उसकी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी 500 के आसपास, 500 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ से आपको ये जितनी भी चीज़ है वो सब एक्सेस करने को मिल जाएगी। वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और आपका पेपर देने के बाद में रिव्यू दे सकते हैं कि हाँ इस तरीके का पेपर आया था, ये क्वेश्चंस आए थे। तो अब फाइनली बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं पहला शिफ्ट 1 का अकाउंटेंसी से।
देखो यार, अकाउंटेंसी के अंदर मोस्टली हमको थ्योरी देखने को मिला। मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐसे ओरली ही बता रहा हूँ, आप उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से नोट किया हुआ है और यहाँ से मैं देख के चेक करके आपको उस तरीके से बता रहा हूँ कि जितनी भी मुझे फीडबैक मिली वो सारी फीडबैक क्या है। देखो, मोस्टली अकाउंटेंसी के अंदर हमारा थ्योरी पेपर आया, जैसा हम पहले से देखते आ रहे हैं। केस स्टडी हमारी 2 केस स्टडी आई थी। एक आई थी हमारे शेयर के ऊपर, जिसके अंदर प्रैक्टिकल था, जिसके अंदर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा अलॉटमेंट और 4 फीचर, ये वाली चीज़ें जो है ये चीज़ें हमारी देखने को मिली थी। एंड जो दूसरा हमारा केस स्टडी था वो था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी पार्टनरशिप के ऊपर, उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट और उसके अलावा हमारे दूसरे और भी क्वेश्चंस थे इसी से ही सिमिलर तरीके के। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर था उसके ऊपर केस स्टडी थी। 5-5 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे दोनों केस स्टडी के। उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर भी प्रॉफिट रेशियो के अंदर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन था। एक था कि शेयर ऑफ पार्टनर कितना होगा, न्यू पार्टनर कितना लाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो हमको केस स्टडी के अंदर देखने को मिले थे। मैं यहाँ पे डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया रहे कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं। ये इसका पूरा पर्पस ही ये चीज बनाने का ये है कि आपको आइडिया रहे कि हाँ, इस डिफिकल्टी के, इस तरीके के, इस लेवल के और इस वेटेज के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप बस मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि उस हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना है और उस हिसाब से आपको आगे आने वाले दिनों में अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा चेंज करना है। बाकी आपकी प्रिपरेशन जैसी चलती है वैसी ही चलती रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, उसके ऊपर। फिर हमारा परचेज कंसिडरेशन किस में ट्रांसफर होती है, ये भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। मैच द फॉलोइंग जो है वो एनटीए को सीयूईटी के अंदर काफी ज्यादा पसंद है, तो हर सब्जेक्ट के अंदर मैच द फॉलोइंग और सीक्वेंस, ये दोनों के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो शिफ्ट 1 के अंदर अकाउंटेंसी में मैच द फॉलोइंग मैचिंग वाले 5 से 6 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमको सीक्वेंस बतानी रहती है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि डिसोल्यूशन होगा तो किस सीक्वेंस में पहले किस किस को कैसा बटेगा, ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हमको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो एक बहुत ज्यादा मुद्दे वाला विवाद वाली चीज है, उसके 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे एंड वो ऑप्शन में नहीं थे, कंपलसरी वाले क्वेश्चंस के अंदर ही थे। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक्सेल स्टार्ट करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, जिसमें ऑप्शंस टूल बार, होम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। इतने ऑप्शंस जो स्टूडेंट था उसको इतने ही ऑप्शन याद थे। इसके अलावा हमको और जो चीज़ देखने को मिली थी वो ये था, एक क्वेश्चन जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का और था वो ये था कि एक्सेल में से स्टेप अंदर के पूछ रहे थे कि एक्सेल में अंदर आपको ये चीज़ करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप रहेंगे, वैसा उस टाइप से एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इनकरेक्ट, जो हमारे इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ऐसा हमारे ABCDE ऐसे स्टेटमेंट्स हमारी अलग अलग दी रहती है और उन स्टेटमेंट्स में से हमको ऑप्शन में दिया रहता है कि हाँ ABC करेक्ट है या BCE करेक्ट है। ऐसे ऐसे हमको जो ऑप्शन दिए रहते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है करेक्ट इनकरेक्ट, इसमें बताना रहता है। इस तरीके के भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक डिबेंचर्स से था, ये चीज़ हमको पता चली है। तो ये था हमारा अकाउंटेंसी के बारे में जितना भी चीज़ था। और इसके अलावा हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमको चीज़ें पता चल पाई हैं। तो उसके अंदर आपको, अगर इकोनॉमिक्स आप पेपर अपियर करने वाले हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मैं फटाफट से जितने भी क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन था। वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर जो मैं अभी पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कल से लेकर आज तक टोटल 4 बार शिफ्ट हो चुकी है अलग अलग। तो इकोनॉमिक्स के अंदर पेपर डिफिकल्ट ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू अदर डोमेन्स जो हमारे इसके अंदर कॉमर्स के अंदर है, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़। उसके कंपेरिजन में इकोनॉमिक्स में पेपर टफ ज़्यादा आ रहा है। एंड NCERT के ऐसे ऐसे कोने जो बच्चे यूजुअली स्किप ही करते हैं, वैसे कोनों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि NCERT के बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन NCERT को आपको बहुत ही ढंग से देखना है, स्पेशली फॉर मैक्रो एंड माइक्रो जो आपके दोनों सिलेबस में है। नाउ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में जो है वो RBI जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, तो वो किसके थ्रू होती है, वो कमर्शियल बैंक के थ्रू होती है। इस तरीके का एक क्वेश्चन था। फिर एक मैचिंग पे क्वेश्चन था जिसके अंदर नेशनल इनकम का जो हमारे GDP, NNP ऐसे सब थे, इनके डेफिनेशंस के साथ मैचिंग था। इस तरीके से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर एक क्वेश्चन था कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या होगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिमांड, सप्लाई, इस तरीके के ऑप्शंस थे।
तो ये क्वेश्चन भी एक था जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में से था। यूजुअली 10 के आसपास क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रिकी देखने को मिल रहे हैं और 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल है, जो कर सकते हैं प्रिपरेशन करी होती तो 10 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एक क्वेश्चन था कि इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि इनडिफरेंस कर्व वाला चीज जो है वो डिलीटेड था, बट ये एक क्वेश्चन था जो देखने को मिला था हमको कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरियस गुड्स, ये क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कि एक कोई बेकरी वाला है, वो ब्रेड को सेल करता है 25 रुपीज पर यूनिट में, तो 10 यूनिट्स में उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा। एकदम ऐसा बच्चों वाला सेकंड क्लास का भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। नाउ आई डोंट नो ये क्या चीज़ इसके अंदर बताया था, बट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमको इसके अंदर भी 4-5 देखने को मिला है इस पेपर में। इसके अलावा जो भी चीज़ मुझे जैसे जैसी बताई गई है मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ। इसके अंदर हो सकता है कि थोड़े बहुत एरर्स होने के चांसेस हैं, बट मोस्टली ऐसा ही पेपर आज देखने को मिला था। नेक्स्ट है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, प्राइस ऑफ गुड वाई एंड इनकम कॉन्स्टेंट ऑन इम्पैक्ट ऑफ, इसका इम्पैक्ट ऑफ बजट लाइक क्या रहेगा, लेफ्टवर्ड स्टीपर, राइटवर्ड फ्लैटर, इनवर्ड स्टीपर या अनचेंज्ड। तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। नाउ मैं कोशिश करूंगा यार कि ये जितने भी मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं वो पॉइंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। आप जो ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो ग्रुप के अंदर मैं वो चीज़ें सारी शेयर कर दूंगा, तो वो आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि स्टॉक कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, वो फ्लो है या स्टॉक है। ये क्वेश्चन मुझे 2-3 बच्चों ने बोला था कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा कि इसका क्या आंसर होगा, कि फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट वाला था कि एक साल से दूसरे साल में अनसोल्ड प्रोडक्ट्स शायद था, अनयूज्ड या अनसोल्ड, वो एक साल से दूसरे साल में जा रहे हैं, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन था जिसका भी मैं आंसर लाइक श्योर नहीं हूँ। मुझे तो स्टॉक लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं अभी इसका आंसर ऐसे कुछ बताना नहीं चाह रहा कि यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि प्राइमरी मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी। तो एनसीईआरटी के अंदर मनी के अंदर डिमांड में बॉक्स में ये चीज़ लिखा हुआ है कि प्राइमरी मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी क्या है। फिर ऑथर ऑफ बुक, ये हमने कल भी ऑब्जर्व किया था, आज भी ऑब्जर्व किया कि बुक का ऑथर एक हमको मैक्रो के अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी बुक्स ऑथर वाले हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ के रखना, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। ऑथर बुक हमको जो पूछा था वो पूछा था कीन्स का, चैप्टर 1 मैक्रो के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये, इसका एक क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन आए थे रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी के ऊपर। क्वेश्चन हमको देखने को मिला था रिकार्डियन इक्विवेलेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिकार्डियन है या रिकॉर्डियन है, रिकार्डियन या सो रिकार्डियन इक्विवेलेंस, जो कि हमको एक बहुत ही छोटे से बॉक्स में एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। उस टॉपिक पे भी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जो भी काफ़ी सारे बच्चे लाइक ब्लैंक हो गए थे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया। फिर एक क्वेश्चन था कि हाउसवाइफ्स की जो सर्विसेज होती है वो किस टाइप की है, पर्सनल, सोशल, नॉन मॉनिटरी, किस तरीके की सर्विस है, ये भी एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि फिस्कल प्रायोरिटीज जो है एफडी शुडंट गो बियॉन्ड डेविएशन, तो ये वाला एक क्वेश्चन था कि इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, बजटरी पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट, ये ऑप्शंस दे रखे थे, तो ये एक इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन था कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एमआरएस एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, ये भी एक क्वेश्चन में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि फॉर्मूला बेस्ड कन्वर्जन क्वेश्चन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो जो अपना वो जो रहता है ना कि जीडीपी एमपी से दूसरे में कन्वर्ट करने वाला, तो वो कन्वर्जन वाला भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला था। एक मैचिंग क्वेश्चन था फॉरेक्स के ऊपर, उसमें एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, ऐसा ये सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था, तो इसका एक मैचिंग क्वेश्चन था। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिला था लॉन्ग रन कॉस्ट के ऊपर, इसके अंदर एलआरएमसी और एलडीएसी, यही लिखा है ना, एलआरएसी, एलडीएसी, तो इसके ऊपर हमको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिला था। ये मुझे बच्चों ने कहा कि शायद आउट ऑफ सिलेबस है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसके बारे में क्या चीज़ है एक्चुअल अपडेट, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं इसके बारे में भी बता दूंगा।
नेक्स्ट हमको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक देखने को मिला था जीडीपी एमपी इनकम मेथड के ऊपर। तो बेसिकली ये हमको इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिला है। एंड इसके अलावा जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको एक क्वेश्चन सुन के आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है। केस स्टडी हमको 2 देखने को मिली थी, एक मनी एंड बैंकिंग के ऊपर थी जो कि बहुत ईजी थी, डायरेक्ट आप बिना पढ़े भी ऐसे भी दे सकते हो, लाइक बिना पैराग्राफ पढ़े। और एक केस स्टडी हमको कॉस्ट के ऊपर देखने को मिली थी जिसमें MCAC का रिलेशन भी था एंड उसके अंदर लॉन्ग रन कॉस्ट जो है उसको कवर किया गया था। ऐसा मुझे स्टूडेंट के थ्रू फीडबैक मिल पाया है। तो ओवरऑल जो पेपर है वो बच्चों का ऐसा फीडबैक आ रहा है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड में है इकोनॉमिक्स का। सो इकोनॉमिक्स में प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होने की जरूरत है। बाकी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में कंपैरेटिवली ईजियर आ रहा है कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है हमारा बिजनेस स्टडीज, जो कि हमारा शिफ्ट 1 का बिजनेस स्टडीज है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। यस, उसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाई है, बस थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है इसमें से, काफ़ी सारे, कुछ ही बहुत ही रेयरली कुछ 2-5 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मुश्किल से 10 से भी कम है, 5 के आसपास क्वेश्चन है जो आपको ट्रिकी हो सकता है लगे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ईजी, बहुत ही डायरेक्ट तरीके से पूछे गए हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट को याद थे जो आज के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछे हैं वो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मैचिंग क्वेश्चन एक आया था सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन जो था वो हमारा ये था कि डिसीजन अफेक्टिंग लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी, ये कौन सा होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। फिर एक हमारा मैचिंग का फिर से क्वेश्चन आया था जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस, इसके ऊपर एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग का। तो इनका डिफरेंसेस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर एक मैच द फॉलोइंग का एक और क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमारा मेथड, रूल, प्रोग्राम, प्रोसीजर, प्लानिंग, ओके अच्छा टाइप्स ऑफ प्लान होगा ये, प्रोग्राम प्लान, प्रोसीजर प्लान, वो सारे टाइप्स जितने भी है प्लानिंग के अंदर, उसके ऊपर भी एक हमको मैच द फॉलोइंग देखने को मिला था। फिर एक क्वेश्चन हमको वो देखने को मिला था कि टूथपेस्ट का जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग होता है वो पैकेजिंग कौन सा टाइप का पैकेजिंग होता है, ये भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। फिर एक देखने को मिला था हमको कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उसके अंदर देखने को मिला था कि डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है, तो ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। तो इसके अंदर क्या हमको करना चाहिए वो बेसिकली इसके अंदर पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था डिविजनल हेड लेवल ऑफ, डिविजनल हेड जो होता है वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था क्वेश्चन ऑन कंज्यूमर केस फायर, अच्छा ओके कंज्यूमर केस को कहाँ पे फाइल करेगा, बेसिकली वो चीज़ पूछा गया था कि 1.5 लाख का उसका गुड्स है तो उसको कौन से कोर्ट में जाना चाहिए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कि कौन सी कंट्री है जिसके वर्कर्स ब्लैक कलर का स्ट्रैप पहनते हैं और फिर ब्लैक कलर का स्ट्रैप पहन के स्ट्राइक पे रहते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में हमारे जापान, डच और अमेरिका ऐसे ऑप्शंस भी देखने को मिले थे। इसमें से सब लोगों का ऐसा कहना था कि जापान जो है, जापान वो सही आंसर है। फिर क्वेश्चन एक और था कि एडवांटेज ऑफ प्लानिंग क्या है, लाइक 4 ऑप्शन में से कौन सा एडवांटेज ऑफ प्लानिंग है, ऐसा करके क्वेश्चन आया हो सकता है। एक क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कि क्या इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स दे रखे होंगे बेसिकली कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है या कौन सा इंपॉर्टेंस है, इसी तरीके का। फिर एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कि डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, हाँ इसके अंदर मुझे बच्चों ने बताया था कि मैचिंग वाला क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि यहाँ पे फेयोल लिखा है, नहीं सॉरी मैं इसके अंदर लाइक मिक्सअप हो गया थोड़ा सा। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला था कि हमको ऊपर डेफिनेशन दे दी थी और बोला था नीचे ऑप्शन में कि ये 4 हमारे इकोनॉमिस्ट है, इसमें से किसने ये डेफिनेशन दी थी। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मैनेजमेंट का या डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट या ऐसा ही कुछ सिमिलर सा था जिसकी डेफिनेशन दे रखी है। अब नीचे ऑप्शन में दे रखा है फेयोल ने बोला है कि केंड्री ने बोला है कि किसने बोला है, तो ये भी आपको चीज़ देख के पढ़ के जानी है, ये चीज़ भी पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ के अंदर फिर आपका क्या है कि एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप एक कॉलेज नीचे जाते हो, तो वो चीज़ से हमको बचना है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन हमारा फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एंड हमारा बिजनेस स्टडीज मोटा मोटी यहीं पे समाप्त होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। न्यूमेरिकल हमको कोई भी नहीं देखने को मिला था, न्यूमेरिकल कोई नहीं था। केस स्टडी हमको 2 देखने को मिली थी, एक स्टाफिंग के ऊपर थी, एक फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर थी। एंड दोनों के अंदर 3 से 5 के बीच में कुछ क्वेश्चंस थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन कितने थे वो स्टूडेंट को याद
नहीं था। सीक्वेंस के अंदर हमको 10 से 15 क्वेश्चन उन्होंने कहा कि देखने को मिले, बट बहुत इजी थे। प्लानिंग का क्या सीक्वेंस रहता है, प्लानिंग प्रोसेस का, एंड कंट्रोलिंग का कैसा रहता है, इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब हमको देखने को मिले थे। सो बेसिकली इसी तरीके का हमारा जो था पेपर BST का, वो हमको देखने को मिला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार पहले से यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये और ये हमारा कवर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT पे। तो GAT के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे, इसका भी हमको बहुत ही डिटेल में रिपोर्ट मिला है, तो इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे मुझे मिल गए लक बाई चांस, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए कि क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस आए थे। GK के जो क्वेश्चंस है, वो मैं क्वेश्चंस जो भी उनको याद थे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस टॉपिक से और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट होने का चांस बहुत कम रहता है, बट हमको टॉपिक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। बेसिक पर्पस इस वीडियो का यही है। नाउ GAT के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमारा जो 14 मई का है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन एक हमको देखने को मिला था कि सिटी जो गोदावरी रिवर है उसकी बैंक पे कौन सी सिटी लोकेटेड है, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 1 जनवरी 2006 को कौन सा डे होगा, ये चीज पूछा गया था, जिसके अंदर कोई रेफरेंस में पुरानी डेट नहीं दी गई थी, डायरेक्ट यही बोला था कि 1 जनवरी 2006 को कौन सा डे होगा। एक क्वेश्चन था जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सुनीता विलियम्स जो है, सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए जो रॉकेट लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च कौन सी डेट को हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर डायरेक्शन सेंस के ऊपर था कि हाँ इतने मीटर आप 17 मीटर ईस्ट गए, फिर 12 मीटर लेफ्ट लिए, फिर वैसे करके, तो एंड में आपका डिस्टेंस कितना था, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन पे हमको देखने को मिला था, जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 गुड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 गुड्स, ऐसा दे रखा था। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था कि कितना परसेंटेज हो रहा है प्रॉफिट। सॉरी, एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था मैच द फॉलोइंग वाला, जिसके अंदर हमको सरफेस एरिया दे रखा था। बेसिकली एक साइड में हमको दे रखा था स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, और राइट साइड में हमको दे रखा था उसका सरफेस एरिया के फॉर्मूला, तो वो हमको मैच करना था। फॉर्मूला था या वैल्यू थी, आई सपोज फॉर्मूला ही होगा, तभी ये इस तरीके से स्फीयर और ये सब लिखे थे। नेक्स्ट हमको एक देखने को मिला था कि इंडिया सबसे छोटा बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। इसके अंदर हमको ऑप्शन में नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान, ये ऑप्शन देखने को मिले थे। इसके अलावा हमको एक और क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि था मोनो एटॉमिक गैस। ये जो है मोनो एटॉमिक गैस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि मोनो एटॉमिक गैस किसको कहते हैं। इसमें ऑप्शन हमको देखने को मिले थे हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन चार में से कौन सा मोनो एटॉमिक गैस होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखने को मिला था ऑथर, बुक ऑथर के ऊपर हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो अकबरनामा, बीरबलनामा, बाबरनामा, इस तरीके का एक क्वेश्चन था, जिसमें से कौन सा ऑथर नहीं है, या ओके सॉरी ऑथर नहीं मैचिंग वाला था, अकबरनामा, बाबरनामा, और इस तरीके से 2 और थे जिसके अंदर मैचिंग करना था। एक वैसा ऑथर का क्वेश्चन था और एक डायरेक्ट ऑथर का क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि 9:16 पे दोनों जो हमारे कांटे होते हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड, इसके बीच में कितने एंगल का कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये भी एक क्वेश्चन था कैलकुलेट करने का। एक था कि झुमिंग एग्रीकल्चर जो होता है हमारा, JHUMMING, झुमिंग एग्रीकल्चर, वो कौन से टाइप का होता है, सबसिस्टेंस, कमर्शियल, स्लैश एंड बर्न, तो इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिले थे। तो ये 10th की NCERT के अंदर भी ये टॉपिक था, अगर आपने पढ़ा हो, ध्यान दिया हो बचपन में तो। इसके अलावा हमको सर्कुलर जो सिटिंग होती है उसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे शायद। एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था कोडिंग डीकोडिंग के ऊपर, 2 क्वेश्चन हमको आइडेंटिफाइंग फिगर्स के ऊपर देखने को मिले थे, 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमको देखने को मिले थे कॉन्ट्स के अंदर, 2 क्वेश्चन हमको नंबर सिस्टम के अंदर देखने को मिले थे, एक क्वेश्चन AP का आया था और एक क्वेश्चन एंशिएंट स्क्रिप्ट्स का आया था। इतना डिटेल में हमको GAT का जो आज का पेपर था उसका मैं आपको रिपोर्ट दे दिया हूँ, एंड इसके अलावा और भी कुछ रहेगा तो वो आपको ग्रुप के अंदर फोटो सेंड हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा शिफ्ट 2 के ऊपर, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी की। अब देखिए यार, ये वीडियो मैं शूट अभी इसीलिए कर रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा अपलोड भी टाइम से करना रहेगा, उसके लिए मुझे ये वीडियो थोड़ा जल्दी शूट करना रहेगा, इसलिए शिफ्ट 2 का बहुत ज़्यादा डेप्थ में डेटा नहीं मिल पाया है। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश का काफ़ी अच्छा डेटा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि शिफ्ट 1 में कोई इंग्लिश का मिल नहीं पाया था। बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में डेटा नहीं है, बहुत ही फास्ट सारे सब्जेक्ट्स हमारे हो जाएंगे।
सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। यहाँ पे हमको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का शिफ्ट 2 के अंदर 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सेक्शंस और सब सेक्शंस, हमारा पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसके सेक्शन सब सेक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। सीक्वेंस बेस्ड हमारे 5 से 7 क्वेश्चन थे, जिसमें एक था कि गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, उसका क्या सीक्वेंस रहता है, डिसोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं वो क्या रहते हैं। इस तरीके के हमको 5-7 सीक्वेंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैच द फॉलोइंग वाले 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। केस स्टडी हमको 2 देखने को मिली थी, 5-5 क्वेश्चन की होनी चाहिए, दैट इज माय असम्पशन, जिसके अंदर रेशियोज एंड डिसोल्यूशन, ये 2 टॉपिक के ऊपर हमको देखने को मिली थी केस स्टडी। सो यहाँ पे हमारा अकाउंटेंसी जो है वो खत्म होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमको बिजनेस स्टडीज के जो पेपर है शिफ्ट 2 वाला, उसके अंदर हमको क्या देखने को मिला है, एंटरप्रेन्योरशिप के 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कंपैरेटिवली बहुत इजी पेपर हमको देखने को मिला है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से कीवर्ड थे, ओनली 2 से 5 क्वेश्चन ट्रिकी देखने को मिले, जो कि हमको यूजुअली पैटर्न अब फॉलो होता हुआ दिख रहा है पिछले 3 शिफ्ट्स में भी। फिर हमारा एक क्वेश्चन जो ट्रिकी का लाइक स्टूडेंट को याद था, वो ऐसा था कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और उससे सब्सिक्वेंटली कॉस्ट रिड्यूस होती है, तो ये क्या चीज़ है। तो इसका इकोनॉमिक्स टू स्केल उसने आंसर बताया था कि ये चीज़ था। ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि उसने फ्रेम अलग ढंग से किया हुआ था इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से फ्रेम किया हुआ था। फिर केस स्टडी हमको 2 देखने को मिली थी, एक मार्केटिंग पे थी, एक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग का मिक्स केस स्टडी थी। इस तरीके की 2 केस स्टडीज हमको देखने को मिली थी, मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चंस दोनों केस स्टडीज के। सीक्वेंस बेस्ड हमको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैचिंग के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैच द फॉलोइंग के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सीक्वेंस बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। इस तरीके से हमारा बिजनेस स्टडीज भी खत्म होता है। जल्दी से हम फटाफट से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके अंदर हमको करंट अफेयर्स के बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे, अराउंड 15 के आसपास क्वेश्चंस हमको देखने को मिले थे। मतलब करंट अफेयर्स से आई मीन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के दोनों मिला के 15 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें से एस्ट्रोनॉमी और साइंस के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे। क्वांट्स और एलआर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसके अंदर एलआर के अंदर एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग लगा था स्टूडेंट को, एंड बाकी मोस्टली यही फीडबैक रहा है। इसका और डिटेल के अंदर फीडबैक कोई कौन से क्वेश्चन आए थे या क्या, वो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है, इतना ही फीडबैक मिल पाया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंग्लिश, जिसके बहुत डिटेल में चीज़ें मालूम पड़ी है, तो मैं सब चीज़ अभी बता रहा हूँ, शायद बोर्ड पे भी अभी मैं लिख के आपको बता दूंगा। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इंग्लिश के अंदर देखो हमको 3 आरसी देखने को मिले थे, 4 क्वेश्चन पर आरसी, जिसके अंदर हमको 3 आरसी में से एक आरसी सोशल मीडिया के ऊपर था, एक आरसी ओल्ड मैन की कोई बुक शॉप थी जिसके अंदर 2 पैरा बड़े बड़े और एक छोटा पैरा ऐसा एक आरसी था, और एक तीसरा आरसी भी था। इसमें पोएम हमको कोई भी देखने को नहीं मिली थी। आरसी के अंदर जो भी क्वेश्चन थे उसके अंदर कोई वोकैब का क्वेश्चन नहीं था, कोई टोन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, कोई फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन नहीं था। सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन थोड़े ऐसे ट्रिकी थे जिसके अंदर आपको एनालिसिस करके बताना था। डायरेक्ट आपको पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, आपको वो समझ के इंटरप्रेट करके फिर वो सॉल्व करने थे। वैसे 2-3 क्वेश्चन आरसी के हमको देखने को मिले थे। कुल मिला के 12 क्वेश्चन थे आरसी के, बट आरसी थोड़े से लेंदी थे, मतलब पढ़ने में उसका टेक्स्ट जो था डिस्क्रिप्शन वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा था। टेंसेस के ऊपर हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला, जिसके अंदर क्वेश्चन ये था कि आई डैश लीव ऑन संडे बट ऑन संडे आई गॉट सिक, उसके आगे और भी कुछ सेंटेंस था, बट इस तरीके से था। एंड उसके अंदर ऑप्शंस दे रखे थे, टू, वॉज हैव या वॉज लीव हैव, ऐसा कुछ ऑप्शन था, फिर एक वुड। ये ऑप्शन स्टूडेंट को याद थे। तो इस तरीके से एक टेंसेस का एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन हमको देखने को मिला था फ्रेजल वर्ब का, जिसके अंदर मैच द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर कॉल ऑफ, ब्रेकअप, इस तरीके के 2 फ्रेजल वर्ब तो थे ही। उसके अलावा हमको एक और क्वेश्चन देखने को मिला था, जो डिग्री सुपरलेटिव वाला जो डिग्री वाला चीज रहता है उसका देखने को मिला था कि हर जोक्स आर डैश बट रीता इज डैश देन हर, और उसके अंदर फनियर जो था वो ज्यादा एप्ट ऑप्शन था। तो ये बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जो मैच द फॉलोइंग के तरीके से था। लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर हमको जो पोएटिक डिवाइसेस है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मिला था, वो आरसी के अंदर नहीं अलग से हमको देखने को मिला था, वो भी मैच द फॉलोइंग में था। सिंपल ग्रामर, जिसके अंदर बाय, विथ और ऐसे जो एकदम बेसिक से फिल इन द ब्लैंक्स या सेलेक्ट करने वाले रहते हैं, वैसे हमको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें आपको कुछ रूल्स समझने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही खुद के दिमाग से कॉमन सेंस से कर सकते हो। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा जो स्टूडेंट थी वो अटक गई थी उस पे, जिसके अंदर अल्टरनेटिव और अल्टरनेट ये दोनों अलग अलग मैच द फॉलोइंग में दे रखे थे। अब इन दोनों को मैच करना था, और भी साथ में थे, बट अल्टरनेटिव और अल्टरनेट इसके बीच में भी आपको डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए। तो ये भी एक वर्ड था जो आया था। सो ऐसे सिमिलर जो वर्ड्स रहते हैं उसके अंदर आपको डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए, तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर वोकैब के हमको
बहुत 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 सारे क्वेश्चन देखने को मिले। मोस्टली आधा पेपर, ये कह रहे थे कि आधा पेपर के आसपास वोकैब का ही था। तो उसके अंदर देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से इन्होंने डिवीजन मुझे बताया है। लगभग 5-7 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के थे। वोकैब के अंदर एंटोनिम सिनोनिम करके ही पूछ रहे हैं। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के थे जो डायरेक्टली ही पूछ लिए गए कि ये वर्ड इसका आप एंटोनिम बता दो या इसका सिनोनिम बता दो। 5 से 7 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के थे जिसके अंदर सेंटेंस जो है वो दिए गए थे, और वो एक्चुअली थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट लगे थे स्टूडेंट को कि उसके अंदर सेंटेंस के अंदर 2 एलिमिनेट करने के बाद भी 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, उसके अंदर भी एंटोनिम सिनोनिम बताए थे। वैसे 5-7 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा भी हमको क्वेश्चंस देखने को मिले थे इसी के अंदर। मतलब कुल मिला के आप ये मान के चलो 5 से 7 उन्होंने कहा है, बट 15 के आसपास या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, 15 से 20 की रेंज में उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ। मतलब सब यही कह रहे थे, मैं दो जनों से बात हुई मेरी, उन दोनों का यही कहना था कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर वोकैब वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बहुत ही ज़्यादा वोकैब था पेपर के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो हम इसे यही एज्यूम कर सकते हैं कि 15 से 20 के आसपास जो वोकैब के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई भी फॉरेन वर्ड हमको देखने को नहीं मिला था शिफ्ट 2 के पेपर में। पैरा जंबल्स जो हैं वो 6 से 7 देखने को मिले थे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी थे। उसके अलावा जो कुछ वर्ड्स हमको देखने को मिले हैं वो वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ताकि आप वो वर्ड्स को भी एक बार देख लें एंड उससे सिमिलर जो वर्ड्स रहते हैं उनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर करते हुए चले। आई होप सो आपको यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा होगा। एक बार चेक कर लेना ना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ के नीचे के वर्ड्स तो आई एम श्योर दिख रहे होंगे। एक वर्ड था हमारा लुकेशियस, एक वर्ड था हमारा रेटिसेंट। इसमें हो सकता है अगर कुछ 1-2 का स्पेलिंग का एरर हो गया हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में भी। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, इसके ऊपर भी एक था। ये बेसिकली मैचिंग में था, मैचिंग में नहीं सॉरी, ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आया था। फिर एक वर्ड था अपना डम फाउंडेड, ये ऑप्शन के अंदर ये वर्ड दिया हुआ था डम फाउंडेड। फिर एक वर्ड था विवेशियस। नाउ आई एम नॉट श्योर, अगर इसकी स्पेलिंग में कुछ 1-2 लेटर ऊपर नीचे हो गया हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। फिर एक वर्ड था इक्विटेबल, एक वर्ड था अनस्क्रप्यूलस, एक वर्ड था परसिस्टेंस या परसिस्टेंट, इसमें से कुछ एक वर्ड था परसिस्टेंस या परसिस्टेंट। सो बेसिकली ये वर्ड्स जो है 8 वर्ड्स, ये वो स्टूडेंट को याद थे कि ये वर्ड्स पूछे गए थे पेपर के अंदर। इतना डिटेल में तो हमको पता चल पाया है इंग्लिश के बारे में शिफ्ट 2 14 में। आई होप सो यहाँ तक आपको जो भी चीज़ जाननी थी वो चीज़ पता चल गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो है वो कोर मैथ्स के अंदर हम बात करते हैं शिफ्ट 2 के कोर मैथ्स के बारे में। इसके अंदर भी हमको थोड़ी बहुत डिटेल्स पता चली है, मतलब समवट ऐसा ही है, कम नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी खासी डिटेल्स पता चली है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ जो जो भी हमको पता चल पाई है। सबसे पहली चीज़ कि मैट्रिक्स के ऊपर हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर था, एक ट्रांजिटिव वाली चीज़ के ऊपर था। ऐसे 2 क्वेश्चन हमको देखने मिले थे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंटीग्रेशन के थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे आपकी बार। कल हमको कल वो वीडियो में नहीं कवर कर पाया था, उसके बाद मुझे और स्टूडेंट्स मिले थे, उसके अंदर उनका रिव्यू अलग तरीके का था। कल के पेपर से आज के पेपर में मैथ्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिला है। डिफरेंशिएशन पे हमको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वैसे 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एओडी का 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। मैक्सिमम मिनिमा जो रहता है उसके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें से एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। एरिया अंडर द कर्व का भी क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, आया था। वेक्टर 3D वाला जो रहता है उसके 5 to 6 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। इंटीग्रेशन के अंदर जो बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं वैसे क्वेश्चन ना के बराबर ही देखने को मिले थे। प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। एलपीपी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 क्वेश्चन देखने को मिला था जो एनसीईआरटी का ही था, काफी इजी था, जिसके अंदर 3 sin इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स है ना आई गेस, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। नाउ आई एम नॉट श्योर, मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज़ नहीं था, मेरा अप्लाइड मैथ्स था, तो मेरे को इतना अच्छे से नहीं पता इसके बारे में। फिर रिलेशन फंक्शन वाला जो है उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन थ्योरी वाले देखने को मिले थे। एक उसके अंदर 1-1 ऑन-टू और एक सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव वाला, ऐसे 2 क्वेश्चन और भी हमको देखने को मिले थे।
तो बेसिकली मोटा मोटी यहाँ पे हमारा मैथ्स का भी कवर हो चुका है। मैथ्स के अंदर एक फीडबैक जो उन्होंने दिया था कि वो ये दिया था कि पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी देखने को मिला उनको। तो पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी देखने को मिला। मेरे इसके अंदर 2-3 स्टूडेंट से बात हुई एंड सबको पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी देखने को मिला। एक फीडबैक जो इंग्लिश के अंदर कवर करना रह गया था कि इंग्लिश के अंदर जो हमारे आरसी रहते हैं उसके अंदर जो एक ये नीचे की साइड में एक स्क्रॉल बार रहता है, वो स्क्रॉल बार की वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली, बहुत टाइम वेस्ट इसी वजह से हुआ कि ये खाली ये स्क्रॉल बार जो है, ये स्क्रॉल बार को इधर इधर करके वो पैराग्राफ एक बारी में पूरा पढ़ ही नहीं पा रहे, उनको ये इधर इधर दबा दबा के ऐसे करके पढ़ना पड़ रहा है। इवन ऑप्शंस के अंदर भी ये करना पड़ रहा था आरसी के अंदर। तो यार ये चीज़ प्लीज़ आई होप एनटीए इसके अंदर फॉन्ट साइज रिड्यूस करके या जैसे भी करके, ये चीज़ बहुत सिंपल है इस चीज़ को सॉल्यूशन करना। ये चीज़ अगर कर देंगे तो क्या है कि बच्चों का टाइम वेस्ट इस फालतू की चीज़ में जिसका कुछ यूज़ नहीं है उस चीज़ में नहीं होगा। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ तो नई चीज़ इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका ऐसा होगा जिसके अंदर आपको हेल्प मिली होगी। आप चाहते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स दोनों शिफ्ट्स के कवर करूं हर रोज़, तो प्लीज़ आपका जब भी एग्जाम आए आप अपना सारा रिव्यू जितना डिटेल में मैंने आज बताया है इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। कहाँ से शेयर कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी है हमारी बनाई हुई, वहाँ से आपको हर चीज़ उसके अंदर मैं इंस्ट्रक्शन हर रोज़ बार बार मैसेज डालता ही रहता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या कैसे करना है। एंड अगर आपको और कोई भी चीज़ क्वेरी रहती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपने आज के पेपर दिया है और ये क्वेश्चन आपको मैच करते हुए नहीं लग रहे हैं तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। एंड वोकैब का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। आपका कुछ भी क्वेरी रहे नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।